आज अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। एकदम सरल सी भाषा में समझ लो कि हम आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बेटा तत्व तो तुम जानते हो, एलिमेंट, और दूसरा शब्द क्या है इसमें? आवर्त। आवर्त मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक प्रकार से रिपीटेशन, दोहराना। क्या होता है? दोहराना, दोहराना। तत्व अपने गुणों को अगर रिपीट करते हैं, गुण धर्मों को, उसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। रिपीट कर देना, वैसे का वैसा तत्व हो जाए। तो क्या क्या लिखा है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में ध्यान से पढ़ना, देखना कि किसी मौलिक गुण को आधार मानकर, आधार बनाकर, मौलिक गुण चाहे तो उसका साइज हो या उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, ठीक है, सीधी सी बात, उसकी संयोजकता हो, उसकी विद्युत ऋणात्मकता हो, कोई भी गुणों को अपन क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। ये जैसे मैंने कहा साहब, ये लड़की की हाइट है 5 फीट, और इसके उसकी 5 फीट है, उसकी 5 फीट है, उसकी 5 फीट है। तो ये क्या हो रहा है? इस जैसा गुण वहां रिपीट हो रहा है, फिर वहां रिपीट हो रहा है, फिर वहां रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक अंतराल के बाद तत्व अपने गुण धर्मों को रिपीट करते हैं, बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था। जैसे मान लीजिए मैंने बैठा दिया साहब इस लाइन में 5 लड़की, 5 5 फुट की, फिर 4 4 फुट की, फिर 3 3, इस तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बातें? रिपीट कर देना, एक क्रम से जमा देना, लंबाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, काले गोरे के आधार पर। ये अपन यहाँ की बात कर रहे हैं। बस वही का वही सिस्टम क्या है? तत्वों के साथ तत्वों को एक क्रम से जमा देना, एक ऐसी व्यवस्था बना जिसके निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? आवर्त वर्गीकरण। इस तरीके से जमा देना कि कुछ एक निश्चित 5 7 8 के बाद वैसे के वैसे गुण फिर से रिपीट हो जाए। ये तत्वों को जमाने का काम किसने किया? सर्वप्रथम जर्मन रसायन शास्त्री लॉथर मेयर ने 1660 में तत्वों को उनके परमाणु आयतन के हिसाब से वर्गीकृत किया था, ठीक है। पर ये कोई वैज्ञानिक बहुत बड़ा वर्गीकरण नहीं था। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो एक जितने तत्व हैं उन्हें जमाने का प्रयास अलग अलग लोगों ने किया है। इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे एक डोवेनायर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मैनलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक मोजले की सारणी। ये 3 4 दिए मैंने। डोवेनायर का त्रिक सिद्धांत, अष्टक का न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मैनलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। हमारे लिए क्वेश्चन इससे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? आवर्त, मॉडर्न आवर्त सारणी से। और पीछे इतना देख लेता है भाई, आग दू कन पटे वहां जो आ रहा है वो अपने आप बैठ जाएगा। तुम इधर बोर्ड पे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ। क्वेश्चन इससे बनते हैं, पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आधुनिक मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी से, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? ये त्रिक सिद्धांत। अब नाम से हमारा त्रिक सिद्धांत है, तो 3 तत्वों की बात करता है। क्या बात करता है? 3 तत्वों की। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे डोवेनायर ने तत्वों को 3 3 के समूह में रखा। कितने समूह में रखा? 3 3 का ग्रुप बनाया, और इस समूह को त्रिक कहा। क्या कहा? त्रिक कहा, ठीक है। डोवेनायर ने समूह में 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, और बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। उसने ये कहा कि भाई 2 तत्व लिए बढ़ते क्रम में, ठीक है, जैसे 5 और 10, 2 तत्व ले लिए, और एक बीच के तत्व होगा वो दोनों के औसत के बराबर होगा। आप समझ जाओगे। तो क्या समझ जाओगे? जैसे हमने लिया लिथियम और पोटेशियम, 7 लिथियम का 7 परमाणु, ये क्या है? परमाणु भार के आधार पर है। क्या के आधार पर? परमाणु भार के आधार पर, ठीक है, एटॉमिक मास के आधार पर। और फिर ये लिया पोटेशियम। इन दोनों के बीच का क्या आ गया? सोडियम 23। 7 और 39 दोनों का बीच कितना हो गया? 23, ठीक है। इसको इन दोनों को जोड़ दो और 2 का दे दो भाग, तो कितना आ जाएगा? लगभग 23। इन दोनों का जोड़ दो, 2 का दे दो भाग, तो कितना आ जाएगा? लगभग 23। ये कौन कह रहा है? डोवेनायर। इंपोर्टेंट नहीं है, इतना ही याद करना है कि डोवेनायर ने त्रिक सिद्धांत दिया। पर वो क्या क्या है त्रिक सिद्धांत? कि भाई 2 तत्वों
तो बढ़ते क्रम में लिख दिया 7 39, बीच का जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या जाता है, ये एवरेज, इन दोनों का औसत आ जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? ये कौन कह रहा है? डॉयनाइनर। अगर सही होता तो हम अभी इसको पढ़ रहे होते ना। सीधी सी बात है कि ये जुगाड़ नहीं चल पाई, कुछ तत्व तो उसमें बट पाए, बाकी तत्व नहीं बट पाए, इसीलिए इसको फेल कर दिया। किसी कमी कहती सभी तत्वों को त्रिक के रूप में जमा नहीं किया जा सकता, सभी तत्व इस तरीके से नहीं जम सकते, इसीलिए तो ये फिर ये फेल हो गया। फिर इसके बाद में कौन आया? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इन्होंने 8 के ग्रुप बनाए, क्या बनाए? 8 ग्रुप। देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूलैंड ने ज्ञात तत्व, जितने भी उस समय ज्ञात तत्व थे, कितने थे उस समय? 56। उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया, और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व संख्या कितनी थी? 56 थी। अगले वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने वो भी द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में तत्वों को जमाया, और इन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने, कि हर 8वां तत्व अपने समान गुणधर्मों को प्रकट करेगा, है ना? हर 8वां तत्व क्या कह रहे हैं? देखो, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हेलोजन से शुरू किया, और थोरियम पर उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त किया। हाइड्रोजन पे शुरू किया और थोरियम पे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व में समान गुणधर्म, समानता रखता है। जैसे देखिए, लिथियम वैसा का वैसा सोडियम, आप जानते हैं मुलायम धातु होती है ना? सोडियम चाकू से काट सकते हो आप से, ऐसे लिथियम होती है, वैसे की वैसी सोडियम होती है। यानी ये देखो, यहां से गिनोगे तो क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कह रहा कि हर 8वीं धातु, पहले सब कुछ जमा दिया क्रम से, क्या जमा दिया? परमाणु भार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, और उसने क्या कहा कि हर 8वीं धातु अपने जैसी, मतलब जो ये जैसी ये है ऐसी ये होगी, फिर अगली 8वीं फिर ऐसी होगी। समझ में आ रही मेरी बात? समान गुणधर्म प्रकट करेगी हर 8वीं धातु। उसके समय तत्व कितने थे? 56 तत्व थे। पर बात वही की उसने जो कहा था खुद, वो खुद से ही मुकर गया। उसने कहा था कि पहले कम द्रव्यमान वाले को, फिर ज्यादा द्रव्यमान वाले को। उसने जो सिस्टम जमा है, तो क्या कहेगा? न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कहां तक लागू हो पाया? केवल कैल्शियम। इसके बाद यह नियम फेल हो गया। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, पर बाद में आपको पता है कि 118 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? 118। अभी कितने? 118। आ रही बात सही में? इसलिए इसका ये हमारे जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी क्या हुआ? फेल हुआ। ठीक है। इसके बाद में हमारी आती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। भले ही मेंडलीव की आवर्त सारणी को नहीं पढ़ा जाता वर्तमान में, आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ा जाता, फिर भी कहीं ना कहीं आधुनिक आवर्त सारणी को जैसे जमाया गया या बनाया गया, उसका आधार, उसका बेस कौन दे गया? मेंडलीव। यानी कि जो मोसले ने आके आवर्त सारणी नई बनाई है, उस सारणी का उसे बेस या उसे आधार कहां से मिला है? मेंडलीव से ही मिला है। मोसले की मोड़ी सुन ले, मैं कन पढ़े मार दूंगा। मोसले और मेंडलीव की सारणी में बस इतना सा अंतर है कि उसने जमाया था द्रव्यमान पे आधार पर, और उसको जमाएगा मोसले परमाणु क्रमांक के आधार पर। क्या आधार पर? क्रमांक के। आवर्त वर्ग वो समान रखे जाएंगे। ठीक है। देखो, इसने कुछ बनाए क्या? ये खड़े खड़े, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? वर्ग। इन्हें इन्हें क्या बोलेंगे अपन? और ये क्या हो गए? आवर्त। क्या हो गया? जा देखो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा। मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक जो थी वो आवर्त सारणी नहीं थी, वो तो उसने किसी ने जमाया था त्रिक के आधार पर, किसी ने अष्टक बनाया, इसने बाकायदा पूरी क्या बनाई है? सारणी। प्रश्न बने कि बताइए पहली आवर्त सारणी किसे बनाई थी? तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ये वेरी मोस्ट है, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को वर्ग, ये खड़े क्या हो गए अपने? वर्ग। वर्ग जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? ग्रुप। और आवर्त माने पीरियड, ये आड़े क्या है? पीरियड। देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, ये क्या होगा वर्ग, ये इन्हें क्या बोलेंगे ग्रुप या वर्ग। और ये क्या होगा 1 2 3 4 4 5 6 7, क्या हो गए आवर्त। ये याद रख लेना, ये आवर्त हैं, ऐसी आड़ी लाने। मैंडलीव ने कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे 9, ये वर्ग कितने हैं 9, वर्तमान कितने आ जाते हैं 18, वर्तमान में खड़े कॉलम कितने हैं, खड़े वर्ग 18 हैं, और आवर्त कितने हैं 7, और 7 अभी भी 7 ही आवर्त हैं। आवर्त मतलब बेटा आड़े, पीरियड जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। मैंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कमियां क्या है इसमें, समान गुण धर्म, समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। एक तो एक कमी हो गई कि समान गुण है उन्हें अलग अलग रख दिया। ज्यादा एटॉमिक मास, यानी जिसका मास ज्यादा था वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्व से पहले रख दिया। जैसे क्या, आयोडीन का कितना है 126 और टेलेरियम कितना है 127, यानी आयोडीन को रख दिया बाद में और टेलेरियम रख दिया पहले, जबकि पहले कौन आना चाहिए था आयोडीन। क्योंकि किया तो यही रहा कि पहले कम फिर ज्यादा, कम से बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो ये उसकी क्या कुछ कमियां थी। हालांकि इसने बीच बीच में खाली कॉलम छोड़ दिए थे, इसे लग रहा था कि भविष्य में और तत्व खोजे जा सकते हैं, तो कम से कम इसने एक दूरदर्शिता से काम लिया था किसने, मेंडलीव ने। और इसने पहली आवर्त सारणी बना करके तैयार की थी। इसने तत्वों को जमाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, है ना। 9 इसने बनाए थे वर्ग और 7 बनाए थे आवर्त। क्लियर। अब आ जाती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण हमारी आधुनिक। देखिए पहले थोड़ी इस मैंडलीव के बारे में एक दो और पॉइंट पढ़ लें। तत्वों का पहली बार आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था, वैज्ञानिक मैंडलीव ने किया था। नोट्स से ही आपका पेज है ना। आवर्त वर्गीकरण में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त, तथा ऊर्ध्वाधर समूह क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े और क्षैतिज मतलब आड़े, ठीक है बेटा। मैंडलीव की आवर्त का नियम क्या था, 19वीं शताब्दी के मध्य में महान रूसी वैज्ञानिक D.I. मैंडलीव ने तत्व तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे मैंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। नोट्स में लिखा है आपके अनुसार, ठीक है। इसी नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है। क्या कह रहा है, मैंडलीव के तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु भार का आवर्त फलन, मतलब रिपीटेशन हुआ काय के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। कौन कह रहा है, मैंडलीव। इसी नियम का इस नियम का तात्पर्य यह है कि तत्व उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, आवर्तिता होती है। किंतु आधुनिक खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि तत्वों का मूलभूत लक्षण परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक है। तभी तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने क्रमांक के आधार पर बनाई। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक तुम जानते ही हो ना। परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ये समझते हैं ना सभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर मोसले ने, किसने, मोसले ने, कब, 1913 में, 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया। किसने किया था, मोसले ने, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। वो कह रहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन है मैंडलीव, और मोसले कह रहा कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन। सही में आ गई। परमाणु क्रमांक 1 से 18 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। नहीं, अब तो ये 113 जो सबकी खोज हो चुकी है, लगभग सभी पहचान लिए गए। ठीक है, 15 17 वाले तत्वों की पहचान अभी शेष है, ये मिल गए हैं, मैंने आगे लिख भी दिए ढूंढ के। ये देखो 116 वाले को क्या कहते हैं, यूनेहेक्सियम या लिवरमोरियम। ये 116, 117 का नाम 17 है, यूनेसेप्टियम, यूएस, ये 117, और ये यूनोएक्टियम। याद तो होंगे नहीं, है ना, पर ये खोजे जा चुके हैं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बेटा ध्यान से पढ़ लेना, अभी बताऊंगा पूरा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 18, और वहां कितने थे, 9।
मैंडलीव की में 9 थे, मोस्ले की में 18। इसमें 18 बार गए और आवर्त कितने हैं? 7। 7 ही उसमें थे, 7 इसमें, आवर्त 7 है। जिस इनमें सबसे पहले दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, पहले किसको? दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त बताऊंगा कैसे। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता और 7वां आवर्त क्या है? अभी अधूरा है, लगभग लगभग अगर खोज लिए गए तो पूरा हो गया होगा। ठीक है, देखो तत्वों को धातुओं तथा अधातुओं में बांटा गया है। सबसे उसमें क्या है? धातु हैं। सबसे क्या है? धातु हैं। 75% से अधिक धातु हैं। ठीक है, 75% से अधिक क्या है? धातु हैं। आवर्ती सारणी के बाईं ओर क्या है? अधातु हैं। अधातु हैं आवर्त सारणी के दाईं ओर है। धातुएं कहाँ है? बाईं ओर। अधातुएं कहाँ है? दाईं ओर। ठीक है, और उसके शीर्ष पर हैं। देखिए कुछ तत्व, देखिए मैं आपको सारणी बता देता हूं, ये देख लो। इस तरफ बेटा सभी क्या है? धातु हैं। ये सब क्या है? और ये सब क्या है? अधातु हैं। धातु हैं, इस तरफ क्या है? धातु। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया। मेटल और नॉन मेटल में। आप जान, जिनमें करंट आता है उन्हें धातु कहते हैं, जिनमें करंट नहीं आता उन्हें अधातु कहते हैं। ठीक है, ज्ञात तत्वों में से 75% क्या है? धातु हैं और आवर्त सारणी के बाईं ओर है। ठीक है, और अधातु आवर्त सारणी के दाईं ओर और शीर्ष पर हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? कि ये बाईं ओर क्या है? धातु है और दाईं ओर क्या है? अधातु। ठीक है, ज्यादातर क्या है? ज्यादातर 75% धातु है, 75%, और ये शेष क्या है? अधातु। हालांकि इनके बीच में ये कुछ आ जाते हैं, ये क्या आ जाते हैं? ये कहलाती हैं उपधातु। क्या कहलाती हैं? आप जानते हैं कि जो धातु हैं और अधातुओं के बीच का लक्षण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं अधातु, जो ना देते हैं ना लेते हैं कंफ्यूज रहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी बाहर की कक्षा में 4 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। सुनना उससे कभी दंगे 4 से, क्योंकि अष्टक का नियम फॉलो करते हैं। क्या का नियम फॉलो करते हैं? हर तत्व क्या चाहता है? अपनी बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। समझ में आ रही बेटा? तो दीवार पे हाथ फेर देख रहा हो, सही यही का सुन लेते हैं। चेक कर रहा हो सही में, कहा सो रहे हैं लगभग कहीं देख लो, मैं सर पढ़ा रहा जानू दीवार सही है क्या? ये प्यारे समझ में ना आ रही है तो मुझ पूछ ले यार। सबरे तत्व अपन जमा दे, जब अगला धातु है बाई और दाई और अधातु है। और परमाणु तो पढ़ के आए ही हैं। परमाणु में पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ? वहां 3 कण होते हैं, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भीतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा करते हैं। नील्स बोर ने कहते हैं कि साहब बाहर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। कक्षा KLMN होती है। कक्षाओं में उपकोषों में हमने भर के बता रहे थे और बाउ के नियम वगैरह से पढ़ लिए थे भैया। अब जब कह रहे हैं बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए। ठीक है, जे कि में 8 से कम है तो वो या तो देगा या लेगा। 8 पूरे करना है उसे। 4 से कम है तो दे देगा, 4 से ज्यादा है तो ले ले। तो 4 से ज्यादा होते हैं तो वो देते हैं तो धातु कहलाते हैं, क्योंकि देते हैं तो संग इलेक्ट्रॉन के संग कहा जाता है करंट। कहा जाता है करंट, आवेश का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? आवेश का। इसलिए धातुओं में करंट आता है, अधातुओं में करंट नहीं आता, क्योंकि वो ग्रहण करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और ये क्या होते हैं? इनकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो वो दे दें चाहे ले दें, बात बराबर पड़ती है इनके लिए। इसलिए क्या कहलाती है? अर्धधातु, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये क्या कहलाती हैं? आर्सेनिक, ये सब क्या कहलाती हैं? अर्धधातु हैं। क्या कहलाती हैं? उपधातु हैं या अर्धधातु। ठीक है, अब देखना कुछ तत्व धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धधातु। सेमी मेटल क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, पर बीच का सेमी मेटल, या इन्हें उपधातु कहते हैं। इनका उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण देख लो। इनके याद है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जिनकी बाहर की कक्षा में 4 होते हैं। तुम भरना जानते ही हो इलेक्ट्रॉन, बस परमाणु क्रमांक तुम्हें याद हो, याद नहीं है कोई फिर तो दिक्कत है।
आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात कर रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोस्ले ने एलिमेंट के एक नए गुण एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार की बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर काय के आधार पर, देखो, परमाणु क्रमांक के आधार पर तय किया जाता है। अगर किया जाता है, जैसे ये देखिए परमाणु क्रमांक की अपन बात करें तो आप जानते हैं कि भाई ये अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि साहब देखिए जैसे परमाणु क्रमांक 3 है तो आप जानते हैं पहली कक्षा में 2, अगला तीसरी कक्षा में। लिथियम है, ये क्या है, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। बोरेलियम का कितना होता है, 4। बोरोन का कितना होता है, 5। तो देखो आप पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो ये देखो ये यहाँ पर 2 भर दिए, ये 2 भर दिए, तीसरा यहाँ चला गया, इसमें ये 2, फिर इसमें बाहर कितने चले गए, बोरेलियम इसमें भी कितने जाएंगे, 2 है ना, इसमें अंदर 2 हैं तो बाहर कितने चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, 3। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से एक कक्षा बढ़ती जाएगी, परमाणु कक्षा में जाते जाएंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर अगली कक्षा में चले जाएंगे। इस तरीके से ये क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी में देखो, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से देखो बेटा। इसमें ये क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। 1 2 है ये, ठीक। कितने वर्ग हैं, 18। और इसमें आवर्त कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 नीचे दिए हैं, ये इन्हीं के हैं, 2 नीचे दिए हैं। यहाँ से अपना ये कौन सा है, 58 से यहाँ शुरू हो जाता है, ये कौन, छठवा। ये लाइन है किसकी, छठवे की, ये छठवे की लाइन है। और ये लाइन किसकी है, 7वें की। यानी यहाँ से 57 के बाद 58 यहाँ से दिया है, 58 से लेकर 71 तक यहाँ दिया, फिर 72 से यहाँ शुरू हुआ है। ठीक है। और ये 87 89 के बाद 90 यहाँ दिया है, और 90 से 103 तक यहाँ, फिर 104 से वापस 118 तक यहाँ। समझ में आ रही है। तो ये 2 लाइनें ज्यादा बड्डी बड्डी हो गई थी, इसलिए इसमें नीचे दे दी। ठीक है, समझ में आ गई। बाईं ओर धातुएं हैं, दाईं ओर अधातु हैं, कोई दिक्कत। कम से कम यहाँ तक 30 तक आप कॉपर और जिंक तक कम से कम आपको इनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। देखो आप देखो हाइड्रोजन और हीलियम, ये पहले आवर्त में केवल 2 ही हैं, दूसरे आवर्त में लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें तीसरे में तो ये अलग अलग हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब किसी व्यक्ति को नहीं पता कि ए आर माने क्या है, आर्गन है, या किसी को यही पता नहीं कि ए एल माने एल्यूमिनियम है, तो भाई चुरू भरे पाइम डूब के मर जान चाहिए। भैया कि मैंने तुम्हें याद करवा दी थी क्लास में, मैंने कही थी अपने नोट्स में दे थे, मैंने पूछे तुमसे ये याद कर लो, है ना, कि सी माने कार्बन होता है। अगर आपको नहीं है पता, आप बहरात फिर रहे हो कि साहब एम जी माने क्या होगा, तुम क्यों महात्मा गांधी। मैग्नीशियम क्या होता है, है ना। तो तुम अब वो तो वही बात है, अब जिसको यही पता नहीं तो फिर उसके लिए क्या करूं फिर मैं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। अभी भी कोई बात नहीं बेटा, अभी भी बेटी बाप के ही घर है, अभी आप ये कम से कम 30 तक तो पढ़ लेना। ये पूरे तो याद नहीं होंगे, मैं मान रहा हूँ, किसी को याद नहीं होते, कम से कम 30 तक तो याद कर लो। ठीक है। तो सबसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, कितनी है, 1, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। आवर्त सारणी में देखो, पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में शेष जितने बचे 7वें में आ गए।
तो 2 8 8 18 18 32 और जितने एक्स्ट्रा हैं वो सब कितने हैं, कितने बचे 56, जितने बचे हैं देख लेना, 118 में जोड़ घटा दो। ठीक है, समझ गए तुम मेरी बात, देख रहे हैं। अब हमको इन सभी तत्वों के बारे में थोड़ी थोड़ी सभी वर्ग और आवर्त के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। पहले ये समझ लो, ये अच्छे तरीके से 30 तक आपको याद होने चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम इनकी बात करते हैं। देखिए इससे बहुत सारे, ये पीरियड टेबल थोड़ा सा मैंने बड़ा दे दिया कि अच्छे से आपको दिख जाए। दिख रहा है सब आपको बढ़िया। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला ग्रुप है बेटा, पहला ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है इसको अच्छे से देखो। ग्रुप नंबर 1 जो पहला ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी ये दिए हैं। इस ग्रुप के सभी तत्वों को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल या क्षारीय धातु कहा जाता है। आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि बताइए अल्कली धातु, अल्कली मेटल या क्षारीय धातु का किसमें पाई जाती हैं, ग्रुप 1 में। क्या में पाई जाती हैं, वर्ग 1 में। कौन से वर्ग में पाई जाती हैं, ये सभी धातु हैं, हाइड्रोजन, लिथियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये इतनी हल्की होती हैं कि आप आराम से चाकू से काट सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम। क्षारीय धातु, कैसी धातु है, क्षारीय। जो ग्रुप 2 है, जो ग्रुप दूसरा है, ग्रुप दूसरा ये आपको दिख रहा है ना, ग्रुप दूसरा ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये देखो यहीं से। ग्रुप जो 2 है उसमें अल्काइल मेटल या क्षारीय मृदा धातु, क्या कहते हैं, अल्काइल धातु है या क्षारीय मृदा धातु पाई जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। ग्रुप 11 जो है, ग्रुप 11, ग्रुप 11 11वां ग्रुप, 11वां ग्रुप बेटा ये वाला ग्रुप, ये 11वां ग्रुप। इसमें देखो इसमें हमारा क्या है 11वें ग्रुप में 10, सॉरी गलत, ये है 11वां ग्रुप, 10 और 11, 11वें में ये अपना, इसमें देखो क्या क्या है, ये कॉपर है, तांबा, और ये चांदी है, और ये सोना है। देखो ये क्या है, सब इनसे सब क्या बनते हैं, सर सिक्का बनते हैं। क्या बनते हैं, सिक्का। ये सब इनसे क्या बनते हैं, सिक्का बनते हैं। देखिए इस वर्ग में आने वाले धातु क्या कहते हैं, सिक्का धातु, क्या बोलते हैं। 11वें ग्रुप में सोना, तांबा, चांदी, सोना ये आते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, सिक्का धातु। क्या कहते हैं, सिक्का। सिक्का क्योंकि इनसे क्या बनते हैं, कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं। ठीक है, कौन सी धातुओं को, 11वें वर्ग में आने वाली धातुओं को सिक्का धातु। अब आया 17वां वर्ग। 17वां वर्ग आप देखो, 17वां वर्ग आप देखोगे तो 17वां वर्ग, इसमें 17वां वर्ग देखो तो अपन 17, आप समझ जाओ कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। क्या के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसमें हमने कहा साहब यहाँ पर परमाणु क्रमांक इधर से इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या है, बढ़ रहा है। आप किसी को परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें 1 था तो उसमें कितना था, 2 था, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मान लीजिए मैंने कहा साहब ये हीलियम है, ये नियोन है, ये क्या है, नियोन। बेटा ये अपना, ये क्या है अपना, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए फ्लोरीन में परमाणु क्रमांक इसका कितना हो गया, फ्लोरीन का 9, कितना हो गया, 9 है। तो आपको जैसे भरना, तो पहली में कितने आ गए, 2, आप कितने बचे, 7 बचे। तो अगली कक्षा में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। यानी इन सभी को कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 1। तो ये बहुत जल्दी भूखे बैठे हैं, जल्दी फटाफट इनके पास 1 आए वो तुरंत ये उसको अपने पास ले लें। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये इस जो 17वें वर्ग के जितनी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कहा है कि इनके पास केवल 1 की कमी है। और ये 18वां वर्ग है जहां में बिल्कुल अक्रिय होते हैं, ये किसी से क्रिया, क्यों, क्योंकि जिसमें इनका ये अपना नियोन है, इसमें कितने 10 आ गए, इसमें 9 थे, इसमें 10 आ गए। तो 10 आ गए तो भाई 2 अंदर वाले में और 8 बाहर वाले में, तो इसके पूरे 8 के 8 कंप्लीट हो गए।
तो इसलिए ये क्या कहलाता है, अक्रिय धातु है। क्या कहलाती हैं, नोबेल गैस है, अक्रिय धातु है, अक्रिय तत्व किसे बोलते हैं, 11वें को क्या बोलते हैं, अब सॉरी 18वें को क्या बोलते हैं, अक्रिय, और 17वें को क्या बोलते हैं, ये देखो 17वें को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले सभी तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और उन सब में भी सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि उस सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन। वैसे तो 11वां वर्ग पूरा ही क्रियाशील है, पर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है, फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन। 18वें ग्रुप की बात है, 18वें वर्ग की अगर बात करें अपन, तो 18वें वर्ग में सभी की बाहर की कक्षा पूर्ण होती है, उनके सभी में 8 होते हैं, जितने होने चाहिए उतने अष्टक का नियम फॉलो करते हैं। शायद देखो हीलियम में तो कुल 2 ही हैं, अब आपका साहब अष्टक का नियम फॉलो कैसे होगा, ये द्विक का नियम फॉलो करते हैं। बेटा ध्यान से सुन लेना, कुछ होते हैं जो द्विक का नियम फॉलो करते हैं, जैसे क्या, हाइड्रोजन एक है, हीलियम 2 है, या हमने कहा साहब बेरिलियम, अपना ये देखो, ये बेरिलियम कितना है, इसको भी इससे कि ये भी कितना करता है, 2 का पूरा करता है, लिथियम, बेरिलियम और यहां तक बोरोन तक, ये सभी द्विक पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं, द्विक। देखो सुनो, इसकी में एक, इसका कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमने कहा साहब इसकी में 2 ही पूरे हो गए, इसकी में एक पूरा, एक था, इसे एक और मिल जाए तो पहली कक्षा में कितने भरे जाते हैं, केवल 2, इसलिए हाइड्रोजन, हीलियम। अब मैंने कहा लिथियम में कितने हैं, 3, तो हमने कहा ये बना दिया लिथियम, पहले में 2 पूरे, एक काम चला गया, काम चला गया, एक तीसरी में चला गया, और दूसरी कक्षा में चला गया। अब मुझे बताओ तुम, दूसरी में चला गया तो ये क्या करेगा, या तो बेटा ये 7 ले ले, या को क्या कायम फायदा है, एक को दे रहे हैं फायदा, इसलिए इसकी ये वाली कक्षा जो है ये मिट जाएगी, एक चला जाएगा तो कक्षा मिट जाएगी। आखिर कितने बचेंगे, तो ये भी क्या चाहेगा, लिथियम भी 2 एक पूरा करना। इसकी में कितने हैं, बाहर वाली में 2, तो ये भी 2 को छोड़ेगा, 8 या 6 को लेगा, 2 को छोड़ेगा, ये 3 को छोड़ देगा, कि 5 को लेगा, 3 को छोड़ देगा। कार्बन के में 4 हैं, उसके लिए बात बराबर है, वो साझा कर ले, क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। बात समझ में आ रही है, यानी 4 से कम है तो वो क्या करेगा, छोड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये क्या करते हैं, द्विक पूरा, क्या करते हैं, बाकी शेष तत्व क्या करते हैं, अष्टक, क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात, दिमाग में रख लेना ये, क्योंकि आप कहोगे साहब आप कह रहे थे अष्टक, अब 8 हो ही नहीं पा रहे, तो फिर 8 थोड़ी पूरे करेंगे, ठीक है। तो भैया इन्हें क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं। इसमें अक्रिय गैसें आती हैं, इन्हें नोबेल गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबेल, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम। सबसे भारी तत्व क्या हो गया, अनोक्टियम। आगे बात सही में, ये पूरे क्लियर है ना। ये 2 स्तंभ में लास्ट में कक्षा इनकी पूरी हो रही है, ओके। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने, 118। अगर अपन उपधातु ना माने तो धातु मान ले 91, अधातु 27। वैसे अधातु कितनी है, 22 है शायद, कितनी है, 22। और शेष क्या बचती है अपनी, 5 6 क्या बन जाती हैं अपनी, उपधातु। क्या बचती हैं, उपधातु। बात सही में आ रही है, कि कुछ धातु और कुछ अधातु, लेकिन बीच वाली क्या है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, सिलिकॉन, ये सब क्या कहलाती हैं, उपधातु। सेमी मेटल क्या कहलाती हैं, सेमी मेटल। समझ में आ गई क्या मेरी बात। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, पे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता धातु कौन सी, धातु एल्यूमिनियम। ये तत्व है। तत्व आप जानते हैं, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, है ना। तो तत्व तो ऑक्सीजन भी है, तत्व तो लोहा भी है, तत्व तो पारा भी है। ऑक्सीजन गैस है, लोहा ठोस है, पारा लिक्विड है। तत्व तो किसी प्रकार का हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है। तत्व धातु भी हो सकता है, तत्व अधातु भी हो सकता है। लोहा धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। जो ग्रहण करता है वो अधातु, जो दान करता है वो धातु, और जो साझा करता है वो
उपधातु। सबसे पायन तत्व, सबसे पायन धातु एल्यूमिनियम। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कितना होता है? 3। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 3। और परमाणु भार कितना हो जाएगा? लगभग 6। मैंने क्या समझाया था आपको कि क्रमांक का लगभग डबल कर दो तो क्या आता है? क्रमांक का लगभग डबल कर दो क्या आता है? परमाणु भार। एकदम नहीं आता, लेकिन लगभग अगर डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परमाणु भार मिल जाएगा। परमाणु क्रमांक की याद किए जाते हैं, भार तो वैसे ही कोई याद नहीं करता। कोई सो तो नहीं रहा तुम में से? सब जग रहे ना? ये याद रख लेना। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? अनऑक्टियम। इसका कितना होता है? 118। सबसे भारी, सबसे आखिरी वाला, ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। OH सबसे भारी धातु। तत्व और धातु में अंतर है, समझ रहे हो? सबसे भारी तत्व कौन सा? अनऑक्टियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या है? पारा। कौन सी होती है? पारा। पारा, मरकरी, Hg सब जानते हैं। और ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वही एक मात्रा है, कौन सी? ब्रोमियम। कौन सी है? ब्रोमियम। ऐसी अधातु जो के, धातु तो पारा है लिक्विड अवस्था में, और धातु कौन सी है? ब्रोमियम। क्लियर है ना? समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसमें जैसे कि परमाणु का आकार, आवर्त सारणी में दाएं बाएं जाने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लो क्या कह रहे हैं। पहले दिया एटॉमिक साइज, मतलब परमाणु आकार। क्या दिया है? परमाणु आकार। परमाणु का आकार, आकार। और क्या दिया है? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले बात करते हैं परमाणु आकार की। परमाणु आकार का हमने कहा साहब, अगर साइज ऊपर से आप नीचे को जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और यदि दाएं से बाएं की ओर जाओगे तो क्या करेगा? घटेगा। ठीक है? क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आप लोग यहीं देख लो, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, समझ रहे? देखो, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। पहले कौन सा है? हाइड्रोजन। फिर क्या है? लिथियम। फिर क्या है? सोडियम। यहाँ देखो, हाइड्रोजन एक पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये 1 है, इसकी एक ही कक्षा है। कितनी है? एक कक्षा। आप अगले पे आओगे, काय पे? लिथियम पे। तो इसके कितने होते हैं? 3, 2 एक वाली में और एक एमओडी। देख ले, सुत जाएगा भैया। कितनी कक्षा आएंगी? 2। तो इससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये होगा है। और फिर आगे बाद में कहाँ को आ गया? सोडियम। कितना है परमाणु क्रमांक? 11। तो 11 है, तो वही 2, 8 और 1 बचा लास्ट में। ठीक है? तो इसकी कितनी कक्षाएं हो गई? इसके बाद तुम और बनाते चले जाओ। पोटेशियम 19, तो कक्षाएं और बढ़ जाएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? दाएं से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? परमाणु का आकार बढ़ रहा है। ठीक है? अच्छा, अगर सॉरी, अरे एक और ये बहुत पीछे पहुंच गया। ये अगर ये इस तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं, ये क्या है? बाएं से दाएं जाओगे, दाएं, तो क्या हो रहा है? घटता है। अब आप कहो कि क्यों घटता है, जबकि सब में कक्षाएं तो बराबर ही आएंगी। जैसे देखिए क्या था पहले? लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9। अब कक्षाएं तो एक जैसी होंगी, क्योंकि सब में देखो भरते हैं अपन। हमने कहा साहब लिथियम में 3 है, तो 2 चलेगा एक कक्षा में और 1 चला गया दूसरी में। अगली में पहुंचे तुम बेरिलियम में, तो 2 यहाँ आ गए, और इसमें थे कितने? 4 थे, तो इस कक्षा में जाएंगे। एक ये आ गया, 2 हो गए, 2 और 2 4। फिर इसके बाद क्या आ गया? हमारे का साहब बोरोन आ गया। बोरोन का 5 था, 2 ये आ गए और 3 जे, 1 3 2 5 हो गए 5। इसके बाद में अपने का साहब कार्बन कितने थे? 6 थे, 2 यहाँ आ गए और 4 बाहर चले गए। अच्छा, सबकी जो कक्षाएं तो कितनी आएंगी? 2 ही आएंगी। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2,
बस क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि 8 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दो कक्षा में। 10 इलेक्ट्रॉन तक कहाँ भरेंगे, दो ही कक्षा में रहेंगे, पहली में 2 और दूसरी में 8। लेकिन बेटा यहाँ पर एक काम हो रहा है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब नाभिक में प्रोटॉन बढ़ना, नाभिक में, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु क्रमांक मतलब होता है नाभिक में प्रोटॉन की, और आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है, पूरा मास पूरा द्रव्यमान उसी में संचित होता है। पूरा मास पूरा द्रव्यमान कायम निहित होता है उसके कायम है नाभिक में, और आप जानते हैं ये नाभिक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है। ये नाभिक के बल के वजह से ही स्थिरवैद्युत बल जो होता है, स्थिरवैद्युत बल जो होता है नाभिक में, उसी के वजह से इलेक्ट्रॉन एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है। और चक्कर तो देख रहे पीछे नहीं बटन तो वहीं आ गए, ध्यान दे, बहुत ताकत लग रही समझावे में, समझ रहा हो, बहुत ताकत लग रही समझावे में। और भाई मैं अगर इतना बता मुंह लगा कहने पड़े पड़ जाएगा। क्या कह रहा हूँ कि भीतरे को होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के क्या बनता है, भार। जो इलेक्ट्रॉन भार है गो जो सीधो इतना नहीं जा रहा हो, जो स्थिरवैद्युत बल से बंधा हुआ है, खींच रहा है कौन, प्रोटॉन। जितने ज्यादा प्रोटॉन होते जाएंगे उतनी ताकत से खिंचत जाएंगे। तो आप देख रहे हो क्या बढ़ रहे हैं, या 3 थे या 4 हैं या 5 हैं और या 6 हैं, क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। कक्षाएं भले 2 हैं लेकिन प्रोटॉन अपनी ओर ताकत से खींच रहे हैं। वो खींच रहे हैं तो इनका आकार क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 2 कक्षा हैं, 2 ही कक्षा हैं, कहाँ घट रहा है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो कक्षाएं पास पास में हो जाएंगी। समझ में आ रही क्या मेरी बात, कक्षाएं पास, तो वहां पर तो कक्षाएं बढ़ रही थी इसलिए ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। क्लियर। और हमने कहा साहब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ये याद रखोगे ना। समझ गया क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है। वापस जाओ अपन भाई, कहाँ गए थे अपन, जहां तक आ गए थे। अब देखो आवर्तों की विशेषताएं बात कर रहे हैं हम, आवर्तों की विशेषताएं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा से कहते हैं बेटा, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कक्षा में बाह्यतम। जैसे मैंने तुमसे कहा कि सोडियम कह दिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, Na कितना है 11, हमने यहाँ बना दिया साहब पहली कक्षा में 2, ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, अगली कक्षा में 1। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, कितना है 1। समझ में आ रही मेरी बात। बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से बढ़कर 8 तक हो जाती है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। परमाणु का आकार तुमने देख ही लिया। परमाणु का आकार किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। धात्विक गुण की बात करें तो आप देख रहे हैं बाएं से दाएं जाएंगे धात्विक गुण बढ़ेंगे, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। धात्विक गुण मतलब बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। सबसे आप अगर देखोगे, बताओ यहाँ देखो, जैसे इसमें अपन बात करते हैं, इसकी में बाहर की में कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, तो सबसे जल्दी कौन छोड़ेगा, ये छोड़ेगा। इसकी में 1 है वो छोड़ेगा, फिर दोबारा छोड़ेगा। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, छोड़ रहे हैं, बाएं वाले छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप दाएं की तरफ बढ़ोगे वो धीरे धीरे छोड़ेंगे, और इधर तो दाएं जाएंगे तो बिल्कुल फिर ये तो उल्टा ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। समझ में आ रही है। धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। क्लियर है ना। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने तत्वों का धात्विक गुण घटता है।
क्या होता है, घटता है। समझ में आ गया, धात्विक गुण समझ में आ गया। धातु मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। ओके, संयोजकता, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता में 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अभी आप कहोगे साहब ये क्या आइटम है, कुछ नहीं है, ये देखो मैं इसके लिए आपको समझा दूं। पहले समझिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ पाओगे तभी क्या समझ पाओगे, संयोजकता। संयोजक किसी भी तत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, किसी भी तत्व का परमाणु के बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन का कक्षा में केवल एक ही है, तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक। ऑक्सीजन का हमने कहा परमाणु क्रमांक 8 होता है, और आप भरोगे तो देखो 1 2 और 6 हो गए बाहर, तो बाहर कक्षा में कितने हैं, 6। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। बाहरतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संयोजकता, क्या बात कर रहे हैं, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, देखो हमने कहा संयोजकता हाइड्रोजन के बाहर कक्षा में तो कितना है, 1 है, ठीक। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, द्विक, क्या पूरा करेगा, द्विक, द्विक पूरा करता है, जबकि इनके अलावा सारे तत्व क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं। तो एक चीज आप याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि संयोजक ये क्या है, उसका 2 द्विक पूरा कर रहा है, इसलिए द्विक माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें से घटा दो, क्या में घटा देंगे, जितना उसकी भारी कक्षा में कुल होना चाहिए। तो 2 में से 1 गया, कितने हैं, 1। अगर आप कहोगे हीलियम, हीलियम की भारी कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, उसे चाहिए कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमने कहा साहब कक्षा में कितने चाहिए होते हैं, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने उसके, 2। जितने चाहिए भारी कक्षा में उसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, तो कितना बचा, 0। यानी हीलियम में क्या है, हीलियम में की संयोजकता कितनी है, 0 है। क्या है भैया, 0 है। हमने कहा साहब पहले से जो है बढ़ती जाती है, 4 तक बढ़ती है, फिर घटती है, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, बात सही में आ गई। क्योंकि क्या करते हैं, देखो इसमें तो द्विक था, अब द्विक काय कायम होगा, हाइड्रोजन में, लिथियम में, बेरिलियम में और बोरोन, इसलिए 2 में से घटा रहे हैं, क्या में घटा रहे हैं, 2 में से। लेकिन अगर आप आगे देखो, जैसे हमने कहा कि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, अब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो आप कक्षा जानते हैं, KLMN कक्षाएं ही, और पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, पहली में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, इसमें टोटल कितने 7 हैं, तो 2 और 5 7 हो गए। अब आप देखो ये क्या करता है, अष्टक पूरा, क्या पूरा करता है, अष्टक पूरा। तो अष्टक इसके भारी कक्षा में कितने होने चाहिए, 8, पर इसके में है कितने भारी कक्षा में, 5। 5 में से हमने 8 में से कितने घटा दिए, ये इसके क्या है बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हमने घटा दिए 8 में से 5, तो कितना बचा, 3, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ। जैसे मैंने कहा सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम में कितने हैं, 11। देखो आपको पता है ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये कहाँ है, ये दाएं ओर है, और हमारा ये जो सोडियम है वो कहाँ है, बाईं ओर है, इधर है। देखिए इसमें कुल कितने हैं, 11 हैं। अब देखो आप बांटोगे तो पहली में 2, दूसरी में 8 और आखिरी में 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 1 है, कितना है, 1 है। देखो और संयोजकता, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, देखो अब आप इसको घटाओ, 1 2 3 4, शुरू से कहां तक, जहां तक 4 हो जाएंगे, 4 तक क्या करते हैं हम, बेसिक मानते हैं, 4 तक बेसिक मानते हैं, क्योंकि इसको कितना बाहर 1 ही है तो 1 ही दे देगा। अब इसको मत घटाना, 8 में से नहीं सोचो कि सर संयोजकता कितनी हो गई, 7 नहीं होगी, 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, 1 2 3 4 तक, और फिर 4 से क्या होती है, घटती है। 4 से ज्यादा है तो फिर घटाते हैं 8 में से, कितने घटाते हैं, 4 से ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखो 1 2 3 4, यहां तक संयोजकता शुरू से बाएं से दाएं ये बढ़ती है, 1 है, फिर अगले वाले में 2 है, जितने बाहर, सुनो और सरल कर दूं, जितने बाहर की कक्षा में है 4 तक उसको ही संयोजकता मान लेते हैं, उसकी संयोजकता किसको मान लेते हैं, 4 तक, 1 2 3 तक, 1 2 3 4 तक, और 4 के बाद यदि 5 हुए तो फिर 8 में से घटाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात, फिर कितनी बचेगी, 3 2 1 0। समझ में आ रही, 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर 4 से 1 तक 8 तक घटेगी, लास्ट में कितना बचेगा, 8। सुनो फिर रिपीट कर रहा हूं, मोली चश्मा मारी,
नहीं ऐसा है, तो वही तो इसके बाद समझ ले बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो देखिए क्या लिखा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक। इसमें तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैं इसको यहां बता देता हूं। देख अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि एक दो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये करते हैं द्विक पूरा। क्या करते हैं? द्विक पूरा। ठीक है, तो इनमें तो कोई दिक्कत हमें आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी दिक्कत? भैया हमने के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दो में से घटा दो। क्या में से घटा दो? दो में से। लेकिन अगर मैंने कहा साहब तू यहां आ गई, जैसे मान लीजिए सोडियम पे आ गई, मैग्नीशियम पे आ गई। सोडियम में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। सोडियम में होते हैं 11। कितने होते हैं भैया? 11। तो पहली कक्षा में 2, एल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और एन में कितने हो जाएगा? 1, 2, 8, 10 और 1 11। ये तो समझ में आ गई? दूसरी समझ गई? के एल एन एम, हाँ कितना हुआ? 1। क्लियर? ऐसे नहीं समझे, समझ ले। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितने हो गए? समझ में आ गई तुम मेरी बात? नहीं आई? ये आ गया? अब देख, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना है? 1। सोडियम में इसकी संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम, कितने हैं? 12। कितनी है बेटा? 12। तो 12 है तो उसमें कितना बढ़ जाएगा? 1 और। मैग्नीशियम तो कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। अब इसके बाद मैं सीधा पहुंचता हूं का एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 13। इसमें तो कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। अब मैं आ गया काय पे? सिलिकॉन पे। इसमें कितने हैं? 14। तो बाहर कितने हो गए? 4। कितनी संख्या हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। अब मैं आ गया बेटा काय पे? इस पे फास्फोरस पे। इसमें कितने हैं? 15। तो ये कितने हुए बाहर? 5। अब क्या करेंगे तुम? अब 8 में से घटाओगे। अब 8 में से घटाओ। क्यों घटाओगे? क्योंकि अब इसको चाहिए। अब ये 8 पूरे करेगा, तो हम करेंगे 8 - 5 = 3। यानी कि अष्टक में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो इसके बाद में क्या आ गया? सल्फर। सल्फर में कितने थे? 16। तो 16 8 में से कितने घटा देगी? 6। तो कितने बचा? 2। इसके बाद में क्या आ गया? क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? 17। 8 में कितने घटाएगी? 7। कितने बचेगा? 1। फिर इसके बाद में क्या आ गया? ऑर्गन। ऑर्गन में कितने हैं? 18। तो भारी कक्षा में कितने हुए? 18। अष्टक पूरा 8 में से 8 गए तो कितना बचा? यानी कि इस वाले पूरे वर्ग की कैसी होगी? शून्य होगी। क्या होगी? तो मैंने यही कहा था कि 1 से लेके 4 तक संयोजकता बढ़ती है, 4 से लेके 8 तक संयोजकता घटती है। समझ आ गई? तो अगर कोई दिक्कत नहीं तो होता है। अगर तुम इतने ही समझदार होते तो जब पढ़वे काय को आते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुम लोग घबराते हो। बेटा तेरा विषय क्या था? तेरा विषय चश्मे वाली क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स था ना 11 12th में? आर्ट। ठीक है, तो आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को जो दिक्कत आती है, जरा आर्ट्स कॉमर्स वालों को थोड़ी समस्या आती है। चिंता ना करो तुम, जो तुम समस्या तुम यहाँ फेस कर रहे हो ना बेटा, आर्ट कॉमर्स वालों, ऐसे ही अब तो इतिहास में बड़ा मजा आता होगा आपको। और जलवायु, पर्वत, पहाड़, झरने, नदियां, ऐसे जो केमिस्ट्री वाले, ये साइंस वाले और मैथ वाले फिर वहां बात है अकबर को जहांगीर बहुतों के साथ जहां बहुतों को। तो सबकी साथ समस्या है, ये घबराओ मत। आप सोच रहे हो कि ये केमिस्ट्री मैथ वाले होशियार है, नहीं, सब बराबर है कंपटीशन में। ना मैथ वाला होशियार है, ना आर्ट वाला गधा है। उसके पार्ट में वो मजबूत है, उसके पार्ट में वो मजबूत है। और हम क्या कह रहे हैं कि हम मास्टर कहा है कि हम चाहे तो पूंजात हैं। हमने पेन टू जो करो वो बम मोड़ है, केमिस्ट्री है तो वहां जाता हूँ, फिजिक्स से भाकून जा, चाहे तो कून जाते हैं हम। अरे हम भी आर्ट वाले ये थे, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो? सोचो, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हार्ड कोऑपरेशन कर रहे हैं। पर बात यह है कि तुम घबरा तो, और हमने ही घबरा है। हमने की संयोजकता कहा से कहता सही में नहीं आ रही, नहीं आ रही।
तस्वीर पढ़ो फिर तो आएगी। एक अरे जब पढ़ाने कोचिंग पढ़ाना ही है, मोड़ा मोड़ा समझाने है ही, तो समझना पड़ेगी ना मास्टर। ये तो अब घबराओ फिर, या तो मत पढ़ो या मत पढ़ाओ, फिर बंद कर दो। तो या तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे सामने तो एक ही ऑप्शन है कि मैं पढ़ाऊं या फिर मैं किसी मास्टर से पढ़वा दूं। ऑप्शन खोले हैं ना, या मैं पढ़ाऊं मास्टर से पढ़वा दूं, मेरी कोचिंग चलेगी चलेगी। पर तुम्हारे सामने तो एक ही ऑप्शन है, आए चाहे ना आए, पढ़ने तो पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तभी लगेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए बेटा सीखो, मूड़े दो बेटी में, सीख ही जाओगे। बेटी में मूड़े मतलब इसमें ही सही में दिल लगो बेटा ने मूड़े। कहां तक आ गए थे अपन? संयुक्तता। संयुक्तता में क्या हो रहा बेटा? बाएं से दाएं बढ़ने पर पहले संयुक्तक 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटकर, यही लिखा था ना, आयनन विभव, किसी तत्व का आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और किसी तत्व का आयनन विभव, अब यहां पढ़ लेना अभी क्या होता है आयनन विभव, ध्यान से, किसी तत्व का आयनन विभव तो वह न्यूनतम ऊर्जा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी? जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक होती है। अब हमें समझ में नहीं आया, आ गया ना? अरे भैया क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना। देखो, किसी तत्व की आयनन विभव वह न्यूनतम ऊर्जा, ज्यादा फालतू की बतरान है कहाँ की है, समझाओ जा, समझाओ मुझे समझाओ। जो उस तत्व के गैसीय, उस तत्व के गैसीय, यानी पहली बात तो क्या होनी चाहिए? गैस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब गैस मान, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहर एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। गैसीय तत्व हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्रिया कर ले रहा है किससे? Cl से। किससे कर रहा है? सुनना समझना। H, बेटा सुन, H के पास एक है, Cl है ना, जो Cl के पास कुल कितने हैं? 17 हैं। तो पहली में 2, दूसरी में 8 और आखिरी की में 7। इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए, और इसके पास कितना है? 1 एक्स्ट्रा है, तो ये इसको 1 दे देगा। या समझ गया मेरी बात? अब इसने जो दे दिया, तो क्या यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है? उस तत्व के गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो हाइड्रोजन एक देवे में, या ऐसे कर दे ले, Na आज कक्षा में कितना है? 1। कुल कितने होते हैं? 11, 2, 8, 1 होते हैं। और Cl कितना है? 17। क्योंकि HCl में क्या होता? साझा होता। क्या होता? साझा। इसमें दे देगा, उसमें HCl में बनेगा सहसंयोजी बॉन्ड। क्या बनेगा? और इसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड। जो साझा करते हैं उसे सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं, और जो दान करते हैं उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अभी आप लोगों को हो सकता है ये बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन चिंता मत करो, ये आगे आने ही वाली है, घबराना नहीं। Na के पास 11 होते हैं। अब सुनो, राम के प्यारो, राम के प्यारो, मेरी बात सुनना बेटा। अगर किसी को ये याद नहीं है 11 है और 17 है, तो उसके लिए तो चुरू भरे पानी में डूबना चाहिए। ताकि मैंने पहले ही कह दिया कि कम से कम 30 तक, अभी भी नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि हर बार मैं कहां तक बताऊं? 17 है। मैं तो यही कहूंगा इसकी बाहरी कक्षा में कितना है, ये भी पता होना चाहिए ना बाहरी कक्षा में कितने। तब कब पता हो? जब जो पता हो है कितने। अगर 11 ही पता नहीं है तो बाहरी कक्षा में कैसे? तो इसकी बाहरी कक्षा में 1, इसकी बाहरी कक्षा में 7, इसको 1 एक्स्ट्रा है, ये 1 छोड़ेगा तो उसकी कितनी बचेंगे? 8 बचेंगे। या 1 ले ले तो उसके बाद कितने जाएंगे? 8 हो जाए। तो ये इसको 1 दे देगा, इसलिए ये प्लस देने वाला और ये माइनस लेने वाला नमक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, एक देने वाला और एक लेने वाला। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा ना। लेकिन बेटा सुनो,
ये व्यवस्था यहां लागू नहीं होगी, क्योंकि ये गैसीय नहीं है। ये क्या नहीं है, ये गैसीय एन थोड़ी थोड़ी गैसीय है। ये तो यहाँ क्या कह रहे हैं अनुभव में, कि एक गैसीय परमाणु अपनी वाहतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे ही क्या कहते हैं, आनंद। आयन विभव समझ में आ गया। अब याद ये रखना है कि आयनन विभव बाएं से दाएं होने पर बढ़ता है। जब बाएं से दाएं बढ़ेगा ना तो ऊपर से नीचे घटेगा। जो चीज बाएं से दाएं बढ़ रही है वो ऊपर से नीचे घटती है, घटती है तो बढ़ती है। एक ही चीज याद कर लेना कि बाएं से दाएं बढ़ रही है तो ऊपर से नीचे घटेगी। सही में आ रही है। अब अगला देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्त तो समझ ही गए, संयुक्त तो समझ में आई गई आपको। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसको और देखो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय परमाणु के बाह्य कक्षा में आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ही चीज है, लगभग लगभग। बाह्यतम देखो क्या कहते हैं, किसी गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने, वो आयन विभव क्या था, निकालने में जो ऊर्जा लग रही थी, ये कर रहा है प्रविष्ट कराने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त होने वाली ऊर्जा है। 18वें वर्ग में यह कैसी होती है, शून्य, क्योंकि वो 18 बार ना प्रविष्ट ना लेता ना देता, उसे जरूरत नहीं। देखो HCl, Cl के बाहर कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके में कितना है, 1। लो क्या कर रहे हैं, ये इससे मिला ले, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, और ये इससे मिला ले, हो गए। क्लोरीन के 8 पूरे भाई, 6 7 तो थे, 1 ले लाओ 8, और जान है जा को ले लाओ। ये क्या हो गई, साझेदारी, वही साझेदारी, तो इसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। देखो तुम्हें इसमें बता दूं थोड़ा सा आगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बनी हुई आयन पर ऋण आवेश आ जाता तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ऊर्जा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस चीज देखो, अगला पॉइंट क्या आ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। यहां भी दिया क्या, विद्युत ऋणात्मकता। ये देखो वैद्युत ऋणात्मकता, इसको समझ लो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऊपर नीचे में घटेगी। अब क्या होती है, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके सहारे वह साझे के इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को अपनी ओर खींचता है। जब क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है, कितने बनता है, 2 का, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। इसका कह रहे हैं साझे के इलेक्ट्रॉन, देखो सुनो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कभी 1 साझा करते हैं, कभी 2 साझा करते हैं, कभी 3 साझा करते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी ओर खींचता है तो उस तत्व की क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, केवल एक, वो कौन सा, गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने में जो ऊर्जा मुक्त होती है बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आयनन विभव क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च हो रही थी उसे क्या बोल रहे थे, आयनन विभव। एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने में इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जोड़ी साझा करने में क्या कहलाती है, वैद्युत ऋणात्मकता। देखो अब देखना, किसी यौगिक के अणु में उसके परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए ये मैंने अभी समझाया था आपको, सहसंयोजी बॉन्ड बनता है ऐसे, H ये साझा कर लिए, और ये क्लोरीन के कितने थे, 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 2 क्या हो गए, साझा हो गए। ऐसे HCl का ये अणु बन जाता है इससे। वास्तव में देखो इसके पास कितना था, 1 था, कितने थे, 17, 2 8 7,
इसके स्थायी होने के लिए कितने चाहिए से 2, इसे कितने चाहिए बाहर की में 8, तो क्या कर लेंगे एक एक को साझा कर लेंगे। जोड़ी को साझा किया तो उसमें जो ऊर्जा नष्ट होती है क्या बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। हालांकि NaCl ये तो आयनिक बंध है, NaCl बना दिया ठीक है। इसमें क्या करते हैं NaCl को दान कर देता क्योंकि Na को नहीं चाहिए। इसने देखो इसने क्यों साझा, इन्होंने क्यों साझा किए क्योंकि हाइड्रोजन को एक चाहिए था और Cl को एक चाहिए था। यहाँ Na को एक चाहिए नहीं, Na को तो एक देना है क्योंकि उसके बाहर की में कितना एक एक्स्ट्रा ही है। समझ में आ रहा है। देखो वर्ग की विशेषता लास्ट पॉइंट है, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। एक वर्ग में ऊपर से लेके नीचे तक समान होती। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा क्या, बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, समझ में आ रही है। तो किसी एक वर्ग में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ये तो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, 4 से 8 तक घटेगी। समझ गए। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कमी होती है। अभी ये वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पर। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों के आयनन विभव का मान, तो बाएं से दाएं आयनन विभव एक को क्या करने में, बाहर निकालने में ना तो जो ऊर्जा घटती क्या बोलते हैं आयनन विभव, और ग्रहण करने में इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जोड़ी करने में विद्युत ऋणात्मक। पढ़ लिया यार, मत भूलो। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जोड़ी साझा करने में या जोड़ी को साझा करने में जो ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रही है। ऊपर से नीचे आने पर घट रही, तो बाएं से दाएं आने पर पढ़ाई थी। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ये दोनों घट रही हैं। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, घट रही हैं। तो बाएं से दाएं आने पर क्या करेंगी, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मक। ऊपर से नीचे आने पर घटेंगी और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगी, ऊपर से नीचे आने पर घटेंगी। मैं 25 फिर याद करा रहा हूँ, तुम जहाँ मैं बिल्कुल गड्ढे मत हो ना, भले एक चार्ट अलग से लिख लेना, ये सब नोट्स में भी दिया है। ठीक है। ये विद्युत ऋणात्मकता देखो लिखा है कि बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है। साइज हो गया विद्युत ऋणात्मकता। अब क्या है, कुछ नहीं, कंप्लीट खाली। राधे राधे। होमवर्क